डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुजतबा खामेनेई चुने गए ईरान के नए सुप्रीम लीडर। राजनेताओं और सेना ने ली वफादारी की शपथ। ट्रंप नाखुश। विपक्ष ने संसद में अमेरिकी, इजरायल और ईरान जंग पर किया हंगामा। कांग्रेस ने की पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में चर्चा की मांग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में कहा, भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि। पीएम लगातार पश्चिम एशिया की स्थिति पर कर रहे निगरानी। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला। बीजेपी सरकार में विदेश नीति को गिरवी रख दिया गया। आज देश की विदेश नीति भी विदेश तय कर रहा। राष्ट्रपति के अपमान पर झारखंड की सियासत गर्म। प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ झारखंड प्रदेश भाजपा में आक्रोश। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने किया ममता का विरोध। रांची समेत सभी जिलों में भाजपा करेगी प्रदर्शन। फूंका जाएगा ममता बनर्जी का पुतला। महाराष्ट्र के डोंबिवली में महिला दिवस पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। डोंबिवली में एक साथ 9,111 महिलाओं ने किया लेझीम नृत्य। उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अधिकारियों ने प्रमाण पत्र देकर नए विश्व रिकॉर्ड की घोषणा की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ईरान के इतिहास में एक अहम पल आ गया है। अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुजतबा खामेनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता बना दिया गया है। उनके पिता की मौत के कुछ दिन बाद ही ईरान के एक्सपर्ट्स असेंबली ने यह फैसला लिया। ईरानी स्टेट मीडिया ने रविवार को यह घोषणा की कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट 88 सदस्यों वाली धार्मिक संस्था ने निर्णायक वोट से मुजतबा खामेनेई को तीसरे सर्वोच्च नेता के रूप में चुना है। जैसे ही नाम की घोषणा हुई, ईरान की सेना, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और राजनीतिक नेताओं ने तुरंत मुजतबा खामेनेई के प्रति निष्ठा की शपथ ली। मुजतबा खामेनेई लंबे समय से इस पद का संभावित दावेदार माने जा रहे थे। उल्लेखनीय है कि मुजतबा ने इससे पहले कभी भी किसी सरकारी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा और न ही उन्हें किसी पद पर नियुक्त किया गया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक दिन पहले दिए गए अपने नरम बयान से पीछे हटते हुए रविवार को कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने पहले पड़ोसी देशों की जमीन पर हुए हमलों के लिए खेद जताया था, लेकिन ईरान के कट्टरपंथियों ने तुरंत इसका विरोध किया और कहा कि युद्ध नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए कुछ समय के लिए तेल महंगा होता है तो यह दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए छोटी कीमत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका सेना ने 3 दिनों के भीतर ईरान की नौसेना के 42 जहाज नष्ट कर दिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह कदम ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उठाया गया था। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के पहले दिन विपक्ष ने अमेरिकी, इजरायल और ईरान जंग पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष जंग के बाद पश्चिम एशिया में बने हालातों का भारत पर असर चर्चा की मांग करता रहा। वहीं आज विदेश मंत्री ने पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में गल्फ देशों से भारतीयों की वापसी और एनर्जी संकट को लेकर तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इस समय ईरान की लीडरशिप में से कांटेक्ट मुश्किल है, लेकिन भारत शांति और बातचीत के पक्ष में है। राज्यसभा में जब जयशंकर संबोधन दे रहे थे तब विपक्ष ने राज्यसभा का वॉकआउट किया। लोकसभा में उनके संबोधन के दौरान विपक्ष ने भी वांट डिस्कशन के नारे लगाए और खूब हंगामा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब राज्यसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान देने के लिए उठे तब विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई। जयशंकर ने कहा कि यह सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, यह संघर्ष 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था और इसमें केवल इजरायल और अमेरिका बनाम ईरान ही नहीं बल्कि कई खाड़ी देशों पर भी हमले हुए। इस दौरान नेतृत्व स्तर पर ईरान में कई हताहत हुए और क्षेत्र की बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम एशिया में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा।
संसद परिसर में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान देते हुए प्रधानमंत्री लगातार उभरती घटनाओं पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और संबंधित मंत्रालय प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं। जयशंकर ने सदन को भरोसा दिलाया कि भारत की विदेश नीति क्षेत्रीय घटनाओं पर सतर्क प्रतिक्रिया देने और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार सक्रिय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में पश्चिम एशिया संकट पर जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई चेतावनी और सलाह जारी की गई। लोकसभा में पीठासीन अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विपक्षी सांसदों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और हंगामा न करें। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान में चल रहे संघर्ष पर सदन को जानकारी देना शुरू किया। हालांकि विपक्ष के सांसदों ने लगातार वी वांट डिस्कशन के नारे लगाते हुए हंगामा जारी रखा। जयशंकर ने कहा, प्रभावित देशों से हम संपर्क कर रहे हैं, संवाद और कूटनीति से ही समाधान संभव है। This round of conflict started on 28 February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well Nothing will go on record except the minister's statement. as well as destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28th February. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज देश की विदेश नीति भी विदेश तय कर रहा है। आरोप लगाया कि भाजपा ने भारत की पारंपरिक गुट निरपेक्ष नीति को छोड़कर गुट सापेक्ष नीति अपना ली है, जिससे देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता कमजोर हो रही है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसा लगता है मानो सरकार कोई गिरवी गारंटी योजना चला रही है और उसी के तहत फैसले लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार हर बड़े फैसले में दूसरे देशों की तरफ देखती है और जैसे दूसरे देश निर्देश दे रहे हैं उसी के अनुसार काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विदेश नीति को गिरवी रख दिया गया है। मंत्री ने जवाब दिया। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। और तमाम भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहां पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित अपमान मामले को लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा में अब आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इस क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी खुलकर आपत्ति जाहिर करते हुए पत्रकारों के बीच अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इससे पहले एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रांची में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका और बड़ी संख्या में भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता, रांची महानगर के कार्यकर्ता, पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव के नेतृत्व में परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया गया। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के व्यवहार पर आपत्ति जताते नजर आए और ये भी कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा संगठन द्वारा ममता बनर्जी का पुतला फूंककर प्रोटोकॉल उल्लंघन किए जाने का विरोध जताया जाएगा। बंगाल की सरकार ने देश के राष्ट्रपति के बारे में या राष्ट्रपति का अपमान किया है, यह निंदनीय है। जिस तरीके से सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में उन्हें आने से रोका गया है, यह एक तरीके से दर्शाता है हठधर्मिता और एक दृष्टि से यह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में ना ही लॉ एंड ऑर्डर है, ना ही नियम कानून है, ना ही मान मर्यादा है।
सर्वोच्च पद पे विराजमान और वो भी आदिवासी महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का जिस प्रकार से टीएमसी ने, वहाँ की सरकार ने, ममता बनर्जी जी ने अपमान किया है, वह अक्षम्य है। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई मंत्री नहीं गया और जगह स्थान भी बदल दिया गया, जबकि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में गई थी, संथालियों के बीच में कार्यक्रम था, तो बढ़ चढ़ करके उनको आगे आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक तरीके से अपमानित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए पीड़ितों के पास मुख्यमंत्री स्वयं चलकर पहुंचे, उनका प्रार्थना पत्र लिया और आश्वस्त किया कि सरकार सभी की उचित समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चिंत होकर घर जाइए, आपकी समस्याओं का निस्तारण होगा। मुख्यमंत्री ने जनपदों के प्रशासनिक और पुलिस अफसरों को निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाए। जनता दर्शन के मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान दो उद्यमियों ने अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में निवेश का बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार किया गया है। सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम सहित कई पारदर्शी व्यवस्थाएं लागू की हैं। उद्यमियों की परेशानियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि निवेश और उद्योग विकास में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कासगंज से आए पीड़ित ने सीएम के समक्ष पुलिस से जुड़ी शिकायत रखी। पीड़ित ने अपने प्रकरण में कार्यवाही पर देरी की शिकायत की। इस पर सीएम योगी ने पुलिस अधीक्षक को मामले का संज्ञान लेते हुए समस्या के समयबद्ध निराकरण का निर्देश दिया। वहीं एक प्रकरण पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ आया। अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायत पर सीएम सख्त हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने पीड़ित को आश्वस्त किया कि नियमानुसार तत्काल कार्यवाही होगी। जनता दर्शन में अभिभावकों के साथ कुछ बच्चे भी आए हुए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट दी और उनसे पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। एक बच्चे के पास पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि किताबें पढ़ो, सोशल मीडिया का प्रयोग उतना ही करो जितनी आवश्यकता है। इसका अत्यधिक प्रयोग घातक है। सीएम ने मोबाइल आदि का प्रयोग भी कम करने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कहा कि सरकार बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक 25,000 की सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए हैं और वर्तमान में प्रदेश की 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ ले रही हैं। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, साथ ही कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह को रोकना है। योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के दौरान कुल 25,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। रायपुर जिले के पारा गांव में आयोजित चंद्र नाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि जब समाज स्वयं अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाता है, तब नई पीढ़ी अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के विकास के लिए पारा गांव में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख रुपए और सीसी रोड निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उपस्थित माताओं और बहनों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि महतारी वंदन योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में योजना की 25वीं किश्त की राशि अंतरित की गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज की गौरवशाली इतिहास रहा है और समाज शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले समाज के प्रतिभावान व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, विधायक ललित चंद्राकर और विधायक योगेश राजू सिन्हा मौजूद रहे।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई कर्मियों, पुलिस के जवानों और विधानसभा सत्र के सफल संचालन में अपना योगदान दे रहे अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी से संवाद करते हुए उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार सुबह गैरसैंण में भ्रमण के लिए निकले। इसी दौरान उन्होंने विधानसभा सत्र ड्यूटी में तैनात पुलिस के जवानों से भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना और उनका उत्साहवर्धन भी किया। इसके बाद सफाई कर्मियों और अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर खास मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। वे जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। उन्होंने भगवान सूर्य को भी नमस्कार किया। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गैरसैंण में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर मंत्रियों और विधायकों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात की। इस अवसर पर विधानसभा बजट सत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा वे गैरसैंण में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से भी मिले। गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने यूकेडी कार्यकर्ताओं को दिवाली खाल में ही रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। यूकेडी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार गैरसैंण के नाम पर केवल जनता को गुमराह कर रही है। उनका कहना है कि वर्षों से गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि चंद्रनगर गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित किया जाए। उनका कहना है कि गैरसैंण राज्य के भौगोलिक रूप से मध्य में स्थित और इसे राजधानी बनाने की मांग लंबे समय से उठती आ रही है। यूकेडी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यूकेडी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और पूरे प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक राजीव तरारा पर हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विधायक ने आरोप लगाया है कि सुनियोजित साजिश के तहत कुछ गुंडों को भेजकर उन पर हमला कराया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग विधायक की गाड़ी को रोककर गाली गलौज करते और जान से मारने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। विधायक का कहना है कि यह हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उनका आरोप है कि कुछ लोग खुद सामने आकर राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसे आपराधिक तत्वों के जरिए इलाके की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बोकारो व्यवहार न्यायालय को साइनाइट बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद पूरा पुलिस महकमा अलर्ट हो गया। इस संबंध में बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि ईमेल के माध्यम से कोर्ट के रजिस्टर को धमकी दी गई। लोकल डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच कराई गई। झारखंड जगुआर से बम निरोधक दस्ता भी यहां पहुंचा और जांच की। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया। हालांकि जांच में कुछ नहीं मिला, लेकिन पुलिस सतर्क है। एसपी ने बताया कि ईमेल में तमिलनाडु और आईएसआई का जिक्र किया गया, लेकिन यह फेक लगता है। फिर भी पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। एटीएस की टीम को सारी जानकारी दे दी गई है। बताते चले कि धमकी भरे मेल में सौरभ विश्वास नामक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा में 113वीं रैंक हासिल करने वाली बुलंदशहर की बेटी शिखा गौतम जब अपने गृह जनपद पहुंची तो उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। शहर में जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया और ढोल नगाड़ों की थाप पर उनकी ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाया। शिखा ने बताया कि वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानती हैं और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती हैं। उनके पिता एक चपरासी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया और कड़ी मेहनत के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की।
धनबाद में बीसीसीएल कोयला उत्पादन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान दे रही है। बीसीसीएल दीक्षा महिला मंडल द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन कोयला भवन स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। 10 नवजोड़े का विवाह धूमधाम से पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। बीसीसीएल सीएमटी मनोज अग्रवाल, दीक्षा महिला मंडल अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल, डीपीकेपी रमैया, उपाध्यक्ष पूर्विता रमैया सहित 12 एरिया के जीएम अपनी धर्मपत्नी के साथ अभिभावक के रूप में शामिल हुए और आशीर्वाद भी दिया। वहीं सभी नव दंपत्ति के परिजन शादी में उपस्थित रहे। बेलगड़िया विस्थापित से 10 ई रिक्शा से पहले बाराती के रूप में दूल्हा पहुंचा। सभी ने स्वागत किया। इसके बाद विवाह को संपन्न कराया गया। वहीं दीक्षा महिला मंडल अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने कहा कि दीक्षा महिला मंडल पहली बार सामूहिक विवाह का आयोजन कर 10 जोड़ों की शादी को संपन्न कराएगी। सभी नव दंपत्ति को सभी जरूरत की सामान दिया गया है और उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन आगे भी किया जाएगा ताकि समाज के लोगों को इसका फायदा मिल सके। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण एक बड़ा उदाहरण पेश किया। वहीं बीसीसीएल सीएमटी ने कहा कि दीक्षा महिला मंडल का आयोजन सराहनीय है। पहली बार सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सभी को बीसीसीएल से जोड़ने का काम किया जा रहा है। नव दंपतियों को CSR फंड से जीवन भर मेडिकल सुविधा गिफ्ट के रूप में बीसीसीएल दे रही है, जिससे उनके पूरे जीवन पर काम आएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।